हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने अभी लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो कवर किया था, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैं ये जो मतलब जो भी टॉपिक्स कवर कर रही हूँ वो एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या अगर मैं सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, तो क्या मैं अनलिमिटेड सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकती हूँ वाटर में? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आपने भी अपनी डेली लाइफ में देखा होगा ऐसा करते हुए कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में अनलिमिटेड सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सॉल्ट की अपनी एक लिमिट है डिसॉल्व होने की। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जितने भी सॉल्यूट हैं, तो उनकी अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, और इसी लिमिट को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने से पहले देखो, मैं एक ना सॉल्यूशन प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन में जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखिए, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, सिंपल, मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने बहुत थोड़ा सा ये थोड़ी सी अमाउंट ली है मैंने, और सॉल्ट को डिसॉल्व करा है। ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, ये जो सॉल्ट है डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड करती हूँ। ये देखिए, मैंने और सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया है। अब मैं थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो सॉल्यूट ऐड करा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसके बेस में, ठीक है, जो सॉल्ट है वो अनडिसॉल्व रह गया है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसका कलर भी चेंज हो गया है। और आप ध्यान से देखिए, इसके बेस पे ना आपको सॉल्ट, अनडिसॉल्व सॉल्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो, यहाँ पर आप अपनी पसंद का सॉल्यूट या सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या सभी सॉल्यूट जो है वो एक जैसे ही डिसॉल्व होते हैं हर सॉल्वेंट में? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक, तो इसके बारे में हम रीजन जानेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, क्या होता है कि जैसे मैंने भी सॉल्ट को डिसॉल्व करा वाटर में, कुछ हद तक डिसॉल्व हुआ, इसके बाद आपने देखा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। ठीक है, एक ऐसी स्टेट आ गई, डिसॉल्व होना बंद हो गया। ऐसे ही और भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ होता है। आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूट ले रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, और सॉल्यूट का ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा इनिशियल स्टेट में क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट और डाला तो वो जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो स्टेट जहां पर जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया है, तो वो स्टेट जो है वो हर एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए अलग है। ठीक है, हो सकता है अगर मैं कोई और सॉल्वेंट ले रही होती, ठीक है, और उसमें मैं कोई और सॉल्यूट ऐड कर रही होती, तो बहुत देर में जाकर वो स्टेट आती जहां पर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या ले रहे हो। ठीक, यहाँ पर इस स्टेट को मैं फोकस करना चाहती हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैंने सॉल्यूट लिया जो कि हमारा सॉल्ट था, और मैंने सॉल्वेंट लिया जो कि हमारा वाटर था। इन दोनों ने मिलाकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियल स्टेट में, फर्स्ट स्टेप में मैंने जब थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड करा था उसमें, तो ये प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और ऐड करा तो भी यही प्रोसेस हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा मैंने जब सॉल्ट ऐड करा तो फिर पता है सिचुएशन क्या हो गई, अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। मतलब ये कि
पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे थे, मतलब सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी आई जब मैंने सोल्यूट डाला, लेकिन अब वो डिसॉल्व होना बंद कर चुका है, ठीक है। तो जब अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। अब कैसे हुआ देखें। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। यानी कि मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही थी सॉल्वेंट में और हमारा सॉल्यूशन बन रहा था, तो मैं कौन सा प्रोसेस कर रही थी, डिसोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जब बना, अब मैंने और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब डिसोल्यूशन तो हो रहा था, लेकिन फिर क्या हो रहा था कि जो हमारा जो सॉल्ट है वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो अनडिसॉल्व रह रहा था। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। समझ गए। अगर यहां से यहां जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, डिसोल्यूशन। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि डिसोल्यूशन, पहले जब मैंने इनिशियल स्टेट, जब मैंने फर्स्ट स्टेप दिया तो उसमें क्या था, डिसोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रही थी, ठीक है, बैकवर्ड प्रोसेस में बोलूंगी। और इसके बाद एक स्टेट ऐसी आ गई जहां पर हमारा जो है सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी ज्यादा मतलब अच्छे से होने लगा, ठीक है। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, ठीक है। तो दिस इज योर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि जो अभी आपको लगेगा कि सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया है, ठीक है, प्रोसेस नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन का जो रेट है, ठीक है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ठीक है, वो बराबर हो गया है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब ये कि जितने स्पीड से हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा था, उतनी ही स्पीड से हमारा बैकवर्ड प्रोसेस भी होने लग गया। तो जब ऐसी स्टेट आ जाती है कि जब दोनों ही रेट, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। और डायनेमिक इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस बात है, 11th में भी हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब उसमें इंटरनल प्रोसेस होता रहता है, बट हमें कॉन्स्टेंट दिखा, ऐसा लग रहा होता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टेंट बनी हुई है, ठीक है। मतलब हमें ऐसे लगेगा कि सॉल्ट जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में जितनी स्पीड से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो रहा है, उतनी ही स्पीड से वो मतलब अनडिसॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। मतलब यहां से यहां जा रहा है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया कि जो स्टेट थी वो हमारी कैसी थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम थी, ठीक है। अच्छा, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जब बनी तो उस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, ठीक है, उसको हम, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसके जो बेस में, अब देखो ये अनडिसॉल्व सॉल्ट रह गया है हमारा, वो जब ये स्टेट आई है हमारी, तो इस टाइम पे जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हुआ वो क्या हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन क्यों आई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बना, क्योंकि वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अब मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। अब जब भी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बताएंगे आप, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करा है वो सैचुरेटेड है या नहीं। जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी नहीं बता पाएंगे, ठीक। और सैचुरेटेड कब होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और फिर आप उसकी सॉल्युबिलिटी बताएंगे। अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुकी होगी, सॉल्युबिलिटी क्या है, एक मतलब क्वांटिटी है सॉल्यूट की, वो कितना डिसॉल्व हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो वो जो कैपेसिटी है वो आपको नहीं लगता कि वो मैक्सिमम अमाउंट है डिसॉल्व होने की,
एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। मतलब ये कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्वांटिटी है सोल्यूट की, और वो भी कैसी क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि देखो मैंने जब सॉल्ट को मतलब जब ज्यादा सॉल्ट मैंने डाल दिया तो अब वो डिसॉल्व होना बंद हो गया ना, तो यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट तक सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा था, इसके बाद वो डिसॉल्व होना क्या हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट की कि जो सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, बस यही है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखियो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है किसी भी सब्सटेंस की, कि वो मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी स्पेसिफाई करनी है, ये नहीं है कि आपने सॉल्वेंट अनलिमिटेड कुछ भी ले लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट की अमाउंट भी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया था, ठीक है, 1 ग्लास वाटर ले सकते हो आप, 2 ग्लास, मतलब लेकिन स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें आपका कितना जो सोल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट तक डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डेफिनेशन में एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करा होगा, जैसे मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व करती हूँ। ठीक है, अगर आप ठंडे पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हो और एक तरफ आप गर्म पानी, यानी कि जो पानी का टेम्परेचर वो थोड़ा सा हाई है, तो वहां पे शुगर को डिसॉल्व करते हो, तो देखना जो हॉट वाटर है वहां पर जो आपका शुगर है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है ना। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कभी भी जब भी आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना है आपको। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट लेनी है सॉल्वेंट की, और उसमें आपको जज करना है, उसमें आपको देखना है कि कितना सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो गया है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना तो उसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो चुकी है, तो वही हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब क्वांटिटी बताना सॉल्यूट की। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो सॉल्युबिलिटी को ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या क्या है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, एक प्रेशर, और थर्ड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का तो रोल यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट भी मैं आपको बताती थी। देखो, जैसे मैंने वाटर लिया था, उसमें मैंने सॉल्यूट मतलब कि सॉल्ट ऐड करा। ठीक है, एक तरफ मैं ग्लास में शुगर को डिसॉल्व कर रही हूँ, क्या दोनों सेम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी मतलब पानी मैंने ले लिया है, ठीक है, और कोई दूसरा मैं मतलब सॉल्यूट जो है वो ऐड करूं, जैसे ऑयल ले लेती हूँ मैं, ठीक है, डिसॉल्व करने की कोशिश करूं, तो क्या वो उतनी ही अमाउंट में डिसॉल्व होगा जैसे कि सॉल्ट हुआ है? ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, सिमिलरली आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी किसकी कितनी है। अगर आपने सॉल्यूट चेंज कर दिया, सॉल्वेंट सेम रखा, तो भी सॉल्युबिलिटी अलग आ जाएगी। और अगर आपने सॉल्यूट सेम रखा, सॉल्वेंट चेंज कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक तरफ मैंने क्या लिया, सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व करा है, एक तरफ मैंने वाटर लिया और एक तरफ मैंने जो सॉल्वेंट लिया वो क्लोरोफॉर्म लिया। ठीक है, मतलब मैंने सॉल्यूट को सेम रखा और मैंने सॉल्वेंट अलग अलग ले लिया, तो भी हमारी सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो रही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनका नेचर जो है वो भी डिफाइन करेगा सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर, मतलब हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूट पे, ठीक है, सॉल्वेंट पे, तो वो मतलब जो है किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, मतलब ये चीज प्रेशर भी आएगी अभी देखना। और टेम्परेचर तो मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर जो है वो भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी अमाउंट में। ठीक, तो ये सारे जो है सॉल्युबिलिटी की डिफाइन और ये फैक्टर्स हैं। देखो, वैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो पर्टिकुलर 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, और सॉल्यूट हमारा क्या रहेगा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं
इस ये जो लिक्विड और ये जो गैस, ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे, गैस और लिक्विड जो मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, हम इन सॉल्यूशंस के बारे में अभी हम डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं इसे आगे इंट्रोड्यूस करूंगी। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या रहेगा, गैस, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, हमारा लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके बाद फिर हम जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे और किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे डिफाइन करेंगे आप। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, लिक्विड भी आपको कैसा रखना है, पर्टिकुलर। ठीक है, एंड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर मींस ml, दैट कैन डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब ये कि आप किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपने एक पर्टिकुलर लिक्विड लिया है उसमें गैस का कितना वॉल्यूम है जो कि डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा, जो लिक्विड लिया है आपने, जो सॉल्वेंट लिया है उसका भी आपने क्या लिया है, फिक्स क्वांटिटी लिया है, यूनिट वॉल्यूम लिया है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर वो जो मतलब यानी कोई भी जो गैस है वो उसका कितना वॉल्यूम डिसॉल्व हो रहा है टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने जैसे कि अभी बताया कि आप सॉल्युबिलिटी डिफाइन ही तब कर पाएंगे जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया एट दैट टेम्परेचर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, एंड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशंस जो है आप अगर फिक्स रखेंगे तभी आप किसी पर्टिकुलर गैस की जो है सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है तो वहां पर हमारा जो सॉल्यूट है यानी कि जो गैस है वो और भी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है, तो वहां पर हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने की कंडीशन ही यही है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो अफेक्ट होती है। देखिए, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, अगेन वही जैसा कि मैंने इससे पहले ही इन जनरल बता दिया था कि सॉल्युबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो नेचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, टेम्परेचर होता है, प्रेशर। तो इस केस में भी जब आप गैस के सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो उसमें भी आपका कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। वो है आपका कि कौन सी गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यानी कि नेचर आ गया है। दूसरा, टेम्परेचर का तो है बहुत बड़ा रोल, और प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारा फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, जैसे कि कुछ गैसेस ले लेते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दीज गैसेज आर डिसॉल्व्ड इन स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर लिक्विड यानी कि वाटर लिया है, उसमें मैंने नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करा है पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये गैसेज जो है ये ज्यादा अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं उसी टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जबकि ये जो गैसेस हैं ये लेस सॉल्युबल हैं वाटर में। तो दैट मीन्स कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं इस से भी सॉल्युबिलिटी जो है वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, कोई गैस कम डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने सॉल्वेंट को भी चेंज कर दिया, वाटर की जगह अगर आपने कुछ और, जैसे यहाँ पे ऑयल ले लिया या फिर क्लोरोफॉर्म ले लिया या कोई सा भी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, अगर आपने उसमें मतलब आप ये गैसेस डिसॉल्व करके देखेंगे तो सभी की सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स गैस का नेचर और सॉल्वेंट का जो नेचर है, सॉल्वेंट का जो नेचर है वो अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, देखिए अब हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब इसने क्या बोला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, एक्चुअली क्या होता है इन जनरल, मैं सारी गैसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द गैसेस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कि इन जनरल एक्चुअल में देखिए क्या प्रोसेस होता है। देखिए,
देखिए, अगर मैं बात करूं कि मोस्ट ऑफ दी जो गैसेस हैं लिक्विड में, पर्टिकुलर लिक्विड में, ठीक है, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ दी गैसेस, तो जब वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडर आते हैं। मतलब ये कि जब भी आप गैस को डिसॉल्व करेंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन बनेगा वो जो प्रोसेस है, ठीक है, डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, क्या है, एक्सोथर्मिक। ये मैं सारी रिएक्शन मतलब सारी गैसेस के बारे में नहीं कह रही हूं मैं, ज्यादातर गैसेस जो है मतलब उनका जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। जैसे ही आप गैस को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनेगा, तो हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, ध्यान देंगे क्योंकि ये अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। ठीक है, अब आपने क्या करा है, टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करा। अगर आप देखेंगे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड पे हीट इवॉल्व हो रही है ना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब भी हमारा प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो अगर हमने टेम्परेचर राइज करा तो हमारी जो मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो कहां पर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपने पर्टिकुलर गैस को डिसॉल्व कर रखा है सॉल्वेंट में और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, मतलब अब देखो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी ना, दैट मीन्स कि गैस अलग सॉल्वेंट अलग, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक, तो यही इसी तरीके से जो है टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है। देखो यही एक कारण है जिसकी वजह से जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। देखो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या है हमारा, कम है। कम होने की वजह, देखो जैसे मैंने क्या बोला है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो हमारा प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि और ज्यादा गैस जो है वो डिसॉल्व होती जाएगी। तो इसीलिए कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है। तो आप देखेंगे कोल्ड वाटर में अगर टेम्परेचर कम है तो हमारी ज्यादा जो गैस है वो डिसॉल्व होती चली जाती है, जबकि जो वार्म वाटर है यानी कि टेम्परेचर वाटर का बढ़ गया है तो वहां पर गैस जो है वो लेस सॉल्युबल होती है। तो इसी वजह से कोल्ड वाटर में जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ऑलमोस्ट जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, अब हम थर्ड जो टॉपिक है प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो आप। ठीक है, देखिए हमारा थर्ड जो है फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब ये कि हमारे जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी अगर आप प्रेशर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। यहां पर आपके सामने ना मैंने दो डायग्राम्स दिए हैं। ठीक है, एक डायग्राम में आप देखेंगे, देखो एक डायग्राम मतलब ये जो डायग्राम्स हैं इसमें आप देखिए जो पहला वाला डायग्राम है, ठीक है, उसमें आपने मतलब नीचे जो पोर्शन देख रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का वो आपका क्या है, गैस सोल्यूट। ठीक है, अब उस सिस्टम के ऊपर आपने क्या रखा है, एक वेट रखा है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं अभी आपने क्या करा है, गैस को डिसॉल्व करा है लिक्विड में, पर्टिकुलर लिक्विड में आपने डिसॉल्व करा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक है, और ये जो है ये मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें अटेन हो रखी है। दैट मीन्स सोल्यूशन हमारा कैसा प्रिपेयर हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। और अब हम इसमें जो सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक, देखिए इसमें जो सेकंड डायग्राम है ना हमारा, उसमें आप देखिए सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो फिक्स कर रखी है, लेकिन अब इसमें क्या चेंज करा है, अब हमने जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जब हमने अगर मतलब हमने ये प्रेशर बढ़ा दिया तो आप देखेंगे कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो अब जो सॉल्वेंट में है वो ज्यादा एंटर कर चुके हैं। दैट मीन्स कि हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो अब अच्छा, जब प्रेशर बढ़ाया इसके बाद हमने क्या करा कि अगेन एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होते देखा, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद हमने फिर से सॉल्युबिलिटी को मतलब मेजर करा, तो वो हमारी
सॉलिबिलिटी जो है वो फर्स्ट डायग्राम के कंपैरिजन में ज्यादा निकली। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे जो सेकंड केस में जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में ज्यादा एंटर कर चुके हैं। क्यों ज्यादा एंटर कर चुके हैं? क्योंकि हमने ऊपर से प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इजीली डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब गैस जो हमारा सॉल्यूशन है उसके ऊपर अगर हमने जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया है तो हमारा जो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी प्रेशर बढ़ाने के साथ। ठीक, लेकिन ये चीज अब यहां तक खत्म नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ किस तरीके के रिलेशन में है, मतलब उसका एक क्वांटिटेटिव रिलेशन कि कितना प्रेशर बढ़ाने पे कितनी सॉलिबिलिटी कम या ज्यादा हुई। ठीक है, या मतलब प्रेशर को चेंज करने में सॉलिबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसका क्वांटिटेटिव जो रिलेशन है वो एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने बताया। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और प्रेशर का इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं उसकी मतलब उस गैस की सॉलिबिलिटी के ऊपर, तो वो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं? हेनरीज लॉ। दैट मीन्स हेनरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही कैसा रिलेशन दिया था? प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये कि कितना प्रेशर बढ़ाने पे जो गैस की सॉलिबिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशन किसने दिया? हेनरी ने, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हेनरीज लॉ। तो अब हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। देखिए, हेनरीज लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बार बार मैं बोल रही हूँ टेम्परेचर आपको पर्टिकुलर लेना है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब ये कि अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स करा है तो किसी भी गैस की एक पर्टिकुलर लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैं यहां पर लिख देती हूँ, सॉलिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किसके? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। जो जैसे हमारा ये जो डायग्राम था उसमें देखा था आपने, ये क्या था? हमारा लिक्विड या सॉल्यूशन मान लो इसे, और इसके ऊपर जो गैस है, ठीक है, इसका जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसी हिसाब से इसकी सॉलिबिलिटी, इस गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो हमारी चेंज होती जाएगी। ठीक है, यही बोला है कि जो हमारा लिक्विड है या सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, जो हमारा लिक्विड है या फिर सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ये जो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो मतलब अफेक्ट करेगा। ठीक है, यही हेनरीज लॉ जो है उन्होंने बताया था। ठीक, लेकिन क्या हो, अब मैं ये सॉलिबिलिटी तो मैं ऐसे मतलब सॉलिबिलिटी क्या मतलब सॉलिबिलिटी कोई टर्म तो हो यहाँ पर, तो अगर हम सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में मेजर करें, ठीक है, यानी कि मैं मोल फ्रैक्शन लिख रही हूँ। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मैं सॉलिबिलिटी बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूं किसी भी गैस के, ठीक है, वो उसके डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि लिक्विड के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसे रिफाइन लैंग्वेज में लिख रही हूँ, क्योंकि जो दूसरी डिफाइन है, वैसे तो वो 2-3 डिफाइन है, मैंने सारी लिख दी है। ठीक है, देखिए, इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी भी गैस के जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर जो गैस है हमारी, उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड होता है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, मतलब ये, या फिर और भी एकदम बेटर लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हम पार्शियल प्रेशर को पी से डिनोट करें किसी भी गैस का, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट कराया गया है? एक्स। ठीक है, किसी भी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर।
ठीक है, इन द सॉल्यूशन। ये है हमारी हेनरीज लॉ की डिफाइन, ठीक है। और आप सभी जानते हैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, और KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अभी हम करेंगे। तो इस तरीके से हेनरीज लॉ की जो डिफाइन है वो हमने देखी, ठीक है, कि मतलब अगर मैं ये रिलेशन बताऊं ना, इसी से आप याद कर सकते हैं हेनरीज लॉ की डिफाइन, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हेनरीज कांस्टेंट लगा दिया गया। अब ये जो KH, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये KH जो है वो किस तरीके से आपका चेंज होता रहता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर जो टेबल देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हैं उन सभी का जो KH की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, आपकी डिफरेंट है। दैट मीन्स जो हमारा KH है, ठीक है, तो इट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि आप पर्टिकुलर गैस का एक पर्टिकुलर KH की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। देखिए अब ना मैं KH के बारे में बताऊंगी, मतलब 2-3 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इन पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है फीचर वो क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये होता है ना रिलेशन हमारा, ठीक है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन को इधर लिख लूं तो आप देखेंगे इनवर्स रिलेशन बन रहा है KH का और मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर हमारी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसे आपको याद करना है अच्छे से। तो KH की वैल्यू जितनी ज्यादा डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा कम, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है ना कि अगर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है तो उसके लिए KH की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, तो आप बता देंगे KH की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर देख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यानी कि आप जो गैस है, ठीक है, अगर उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि P और उसके जो मोल फ्रैक्शन है यानी कि X, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये हर गैस के लिए है, ठीक है। मतलब किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। और क्या नाम है, इसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, स्लोप, यानी कि जो हमारी यहाँ पर जो स्लोप आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू। दैट मीन्स कि स्लोप इज इक्वल टू में KH। किसी भी गैस के लिए पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है, और फिर यहां से आप क्या निकालोगे, स्लोप, ठीक है। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे ऐसे ये स्लोप निकाल लिया आपने, तो जब आप स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, तो वही जो वैल्यू आएगी वो हमारी KH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं। चलिए अब थर्ड फैक्टर देख लेते हैं। थर्ड जो फैक्टर है KH के लिए वो क्या है, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर गैस का मतलब गैस सॉल्यूशन का, तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, एंड इट इंप्लाइज दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर, यानी कि प्रेशर आपने सेम ही रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उस गैस की डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज ना हम यहाँ पे भी सीख चुके हैं। देखो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, जब KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, गैस की डिक्रीज हो जाएगी। तो जनरल एक रिलेशन बना दूं, ठीक है, याद करने के लिए, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। KH बढ़ाते जाइए, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हेनरीज लॉ है वो खत्म होता है। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल से हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी हेनरीज लॉ का मतलब क्वेश्चन आया ही था, ठीक है। और इसके बाद फिर हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ की, ठीक है। हेनरीज लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, इफ
N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? यहाँ पे solubility के बारे में बात करी गई है, पूछी जा रही है, ठीक है, कि अगर मैं 1 लीटर वाटर देती हूँ तो उसमें नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और टेम्परेचर दे ही रखा है, और अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन गैस का वो कितना है, 0.987 बार है, और KH जो है इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के लिए वो कितना है, 76.48 किलो बार। क्या है ये, किलो बार है ये, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन। बस वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना दिया गया है, 0.987 बार। हेनरीज कांस्टेंट कितना दिया गया है, 76.48, क्योंकि किलो बार है, इसे हम नॉर्मल बार में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3, ठीक। मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 0.987, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7648 10 की पावर 3, ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर, ठीक है, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर 3 नीचे। तो ये जो 2 और ये 3 कैंसिल होगा, तो देखो क्या बनेगा हमारा, 987 अपॉन में कितना आएगा, 7648 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर 10 की पावर 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे एक 10 बचेगा, और 10 की पावर 3 तो है ही, तो 10 की पावर 4, तो यहां से आ गया मोल फ्रैक्शन। और इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1.29 इंटू 10 की पावर -5, बट ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां तक बहुत आसान है, लेकिन इसने बोला क्या है, हाउ मैनी मिली मोल्स, आपको मिली मोल्स निकालने हैं, ठीक है, किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल्स जो है नाइट्रोजन के डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे, देखो ये सभी को पता होना चाहिए, जो 1 लीटर अगर हम वाटर ले रहे हैं तो इसमें जो वाटर का जो वेट है वो कितना आता है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। वाटर का जो मास है वो 1000 ग्राम आ गया। अब इसमें मोल्स निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर, वो कितना होता है, 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 55.5 मोल्स। समझ रहे हो, मतलब कि जो वाटर की जो मोल्स हैं वो हमारे पास कितने आएंगे, 55.5 मोल्स आएंगे, ठीक है, वाटर के। चलिए अब हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो थी उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी ना, तो उसमें मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं, जिस भी कंपोनेंट के मोल्स निकालते हैं वो ऊपर, क्योंकि हमें सोल्यूट के निकालने हैं, ठीक है, तो सोल्यूट के ऊपर रख दिए, नीचे क्या आएगा, सोल्यूट के मोल्स, और यहाँ पे सॉल्वेंट जो कि वाटर। तो हमें ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसीलिए हमने क्या करा है, मोल फ्रैक्शन भी हमें दे रखा है और हमें ये टोटल चाहिए। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, हमें सॉल्वेंट के मोल्स भी तो पता होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमने यहां से निकाल लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ना देखो वाटर के अगर मोल्स आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 55.5 मोल्स है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में हमारे जो सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को सिंपल n सोल्यूट अपॉन में n सॉल्वेंट लिखेंगे। समझ में आया, मतलब मैं यहाँ पे रीजन लिख देती हूं, बिकॉज n सॉल्वेंट यानी कि वाटर के सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, सोल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मैंने नेग्लेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स मैंने मतलब इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिए, तो इसलिए इसको हटा दिया है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नीचे लिख दिया है, ठीक। तो अब फॉर्मूला हमारा ये बना है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जो हमारा x की वैल्यू है वो कितनी है, 1.29 इंटू 10 की पावर -5, हमें n सोल्यूट निकालना है, n सॉल्वेंट कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 55.5, तो यहां से हम n सोल्यूट निकालेंगे, ठीक है, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 55.5, ठीक है। तो
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.16 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं नाइट्रोजन के, लेकिन इसने क्या बोला, मिली मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो जब हम मिली मोल्स निकालेंगे तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, मिली मोल्स आ गए। ठीक, और इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻², ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 7.16 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴ है, 10⁻², 10⁻3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक 10 बचेगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं आएगा, करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 716 10⁻⁻³ या फिर 0.716 मिली मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमारा जो हेनरीज लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, कई बार वो आपसे मोल फ्रैक्शन निकलवा लेगा, कई बार वो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकलवाएगा सोल्यूट के, कई बार वो पार्शियल प्रेशर निकलवाएगा, कई बार वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकलवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो क्या है हमारा, H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब जो H2S गैस है जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है, उसे कहाँ यूज करते हैं, मतलब उसकी स्मेल जो कैसी होती है वो रोटन एग जैसी होती है, और उसे कहाँ यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है केमिस्ट्री में। ठीक है, डिफरेंट वहां पर चीजें जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में, वो बात का टॉपिक है हमारा। ठीक है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है, ठीक है, उस पर हमारी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो कितनी है, 0.195 m, स्मॉल m यहाँ पर मोलैलिटी दी गई है। देखो वैसे सॉल्युबिलिटी मैंने बताया ना, जब हमने हेनरीज लॉ डिफाइन करा तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखी थी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही होती है, बट जरूरी नहीं है कि हम मोल फ्रैक्शन में ही बिल्कुल मतलब उसे डिफाइन करें। हम उसे क्या नाम है, जैसे मोलैरिटी किसी भी टर्म में हम कर सकते हैं, बट लेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें जो रिलेशन पता है उसे लिखते हैं। ठीक, और हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अब देख लो, सॉल्युबिलिटी जो है मोलैलिटी में दी गई है। ठीक, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, और यहाँ P कैसे दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन बोली गई है STP। ठीक, तो सबसे पहले ये जो मोलैलिटी है इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, मोलैलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं ये 0.195 मोलैलिटी लिख रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है, कंटेन्स कितने मोल्स, इसका इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ये है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब क्या कि इस छोटे से वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर हमने सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लिया है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.195, यानी कि अब हमें सॉल्यूट के मोल्स मिल गए हैं। ठीक, सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, लेकिन हमें यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगेन N सॉल्यूट अपॉन में N सॉल्वेंट। अब देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर वैसे तो टोटल आता है, टोटल मतलब सॉल्यूट के भी मोल्स आने चाहिए थे, बट क्योंकि उसके जो मोल्स हैं वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया है। डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट हमें कितने दे रखे हैं, 0.195। ठीक, और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट के कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम है। अच्छा, और क्योंकि वाटर है तो वाटर, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था कि 1 किलोग्राम वाटर है, तो उसमें हमारे जो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितने मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, वाटर के 55.5 मोल्स, ये मतलब याद कर लेना आप। ठीक, तो मैं यहाँ पर 55.5 लिख दूं, तो यहां से ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शंस जो है यहां पर उसकी वैल्यू रख देती हूं मैं 0.195 अपॉन में 55.5, और आपको क्या निकालना है, KH की वैल्यू, और प्रेशर यहां पर रखना है। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हो, लेकिन क्योंकि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना वो ना बार में उसे मतलब रिप्रेजेंट किया गया है उसकी यूनिट, तो इसलिए ना जो यहाँ पर प्रेशर हम लेंगे वो कैसा लेंगे, बार की टर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि STP पे जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना बार होता है,
0.987 बार। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 0.987 बार। अब यहां से हम के एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 0.987 मल्टीप्लाई में 55.5 अपॉन में 0.195। अब यहां से के एच की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 281 बार। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। दो तीन एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो कार्बोनेटेड जैसे सोडा वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, अगर वो उन्हें हम देखें तो उनकी प्रोडक्शन में ये हेनरीज लॉ जो है वो काम आता है। जैसे CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन बेवरेजेस अंडर हाई प्रेशर, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर जो होता है उसमें हाई प्रेशर अप्लाई करा जाता है, क्योंकि CO2 गैस को डिसॉल्व करना होता है। व्हेन द बॉटल इज ओपन, जैसे ही आप उन बॉटल्स को ओपन करते हो, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 का कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया अबव द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो बेवरेजेस में जो CO2 जो गैस है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी भी गैस की जो बेवरेजेस है उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर जो है उसे हाई रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए, और हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है इन द डीप सी डाइविंग। ठीक है, जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो मतलब डाइविंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होता है, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है, हीलियम मतलब ये कि देखो, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो बहुत ज्यादा समुद्र में मतलब गहराई में जाते हैं, तो देखो क्या होता है, जैसे जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो जितने ज्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नीचे जाते जाएंगे, तो देखो अब यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा जितना नीचे जाते जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अब क्या होगा कि जो एयर है, जिसे मतलब स्कूबा डाइवर्स जो अपने टैंक में लेकर जाते हैं, वो मतलब ब्रीद करते हैं तो जब ब्रीद करते हैं तो ब्लड में जो गैस के डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया ना। तो यही तो हेनरीज लॉ बोलता है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो बढ़ जाएगी जितना ज्यादा जो स्कूबा डाइवर्स हैं डीप में जाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, इन ब्लड, तो ये ब्लड में इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, अब देखो ब्लड में इंक्रीज हो गई है सॉल्युबिलिटी गैस की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होता जा रहा है। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी एयर की, मतलब जो ब्रीद करने में जो एयर यूज हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डिक्रीज होने से पता है क्या होता है, देखो एयर में तो बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है ना, जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जब अचानक से मतलब जो प्रेशर है वो जब कम होता है तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो रही है ब्लड में। ठीक है, तो दैट मींस नाइट्रोजन जो है अब वो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो नाइट्रोजन जब वो बाहर आएगी तो ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, बबल्स की फॉर्म बना देती है। ठीक है, बबल्स बना देती है। अब ये जो बबल्स बन जाते हैं ना, इससे क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इसके अलावा एक क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे हम बेंड्स के नाम से जानते हैं, और बहुत पेन होता है उससे बॉडी में। ठीक है, तो वो जो बेंड्स की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, इसके लिए स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जो उनका टैंक जो वो यूज करते हैं जिसमें एयर फिल होती है ब्रीदिंग के लिए, वो किससे फिल करी जाती है, उसमें हीलियम भी मतलब फिल करी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन ने जो बबल्स फॉर्म किया ब्लड वेसल्स में, जो मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी, उससे क्या हो जाएगा, क्या नाम है, वो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीलियम जो होती है ना वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं फिर भी हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है हमारी बॉडी में, मतलब ब्लड वेसल्स में, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसी वजह से हीलियम को ऐड करना पड़ता है मतलब टैंक में। ठीक है, थर्ड क्या है एप्लीकेशन फॉर क्लाइंबर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे जैसे जो पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं ना जो लोग, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जैसे एक बंदा जो है वो ग्राउंड पे रह रहा है, ठीक है, एक बंदा जो है ग्राउंड पे है,
और एक बंदा जो है वो क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, माउंटेन पर है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है गैस का, यानी कि पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो क्या है, कम है, जबकि यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाता है। अब पार्शियल प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी ब्लड में गैस की। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे ब्लड में, जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पर है तो उसके ब्लड में लेस सोल्यूबल होगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज लेस। ठीक है, अब क्या होगा, जो क्लाइंबर्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरे हमारे सेल्स में जानी चाहिए, तभी वो सेल्स काम करते हैं। ठीक है, और हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन प्रॉपरली अगर नहीं जाती है तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या होगा कि जैसे जो क्लाइंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं, उनको क्या नाम है, उनके जो ब्लड में ऑक्सीजन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रखी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मतलब वीक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है ना सेल्स में, तो सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इससे ना वो वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ब्रेन को भी आपको मतलब पता होगा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, सॉल्युबिलिटी कम हो रखी है ब्लड में ऑक्सीजन की, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली। उनकी जो सोचने की जो शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अ डिसीज कॉल्ड एनोक्सिया, मतलब एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एनोक्सिया मतलब जिसमें वो जो क्लाइंबर्स हैं वो अच्छे से मतलब थिंक नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनसे मतलब हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ हमें सॉल्युबिलिटी कम करनी है, ज्यादा करनी है, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस होती हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।